नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। आरएस भट्टी अब बिहार के नए डीजीपी बन गए हैं। कल यानी कि मंगलवार को पदभार ग्रहण करेंगे। लेकिन बिहार में हलचल तेज है, अंडरवर्ल्ड के अंदर और नेताओं के अंदर भी, कि आरएस भट्टी बिहार को चलाएंगे कैसे। इसके ऊपर विस्तार से बात करने के लिए सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर हैं। आरएस भट्टी के नाम सुनते बिहार में तो हलचल तेज हो गई है। देखिए सौरभ, हमने कल भी आपको कहा था कि जी वो दूसरे किस्म के पदाधिकारी हैं, कोई नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करते हैं। और जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फैसला किया जी कि बिहार पुलिस का मुखिया आरएस भट्टी को बनाना है, तो उन्होंने फैसला तो कर ही लिया होगा जी कि आगे बिहार को किधर ले जाना है। बिहार के सामने चुनौतियां क्या हैं। भट्टी, जैसा आपने कहा, कल पटना आएंगे जी और मुझे लगता है कि पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद या पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात करेंगे, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से भी मुलाकात हो सकती है, जी और जो आज रिटायर हुए हैं एसके सिंघल, जी उनसे भी मुलाकात करेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात महत्वपूर्ण होगी, जी क्योंकि यह नीतीश कुमार को तय करना है कि जब भट्टी जैसे कड़क पुलिस पदाधिकारी को आपने बिहार की कमान सौंपी है, मतलब भट्टी को बिहार सौंपा है, जी तो आप चाहते क्या हैं। यदि आप खुली छूट देने को तैयार हैं, तो फिर तो समझ लीजिए क्या होगा। देखिए, खबर आज से ही है। जी पॉलिटिकल पार्टी की आपने बात की, नेताओं की बात की, अंडरवर्ल्ड की बात की, नेता वर्ल्ड की बात की, कि सभी पार्टियों में यह संदेशा, जो पार्टियों के भीतर बैड एलिमेंट्स हैं, जी उन्हें दिया जाने लगा है। कल से बिहार भट्टी के जिम्मे होगा, तो समझ लीजिएगा, क्योंकि अब कोई बचाने वाला नहीं होगा। भट्टी वो नहीं है जो दूसरे हैं, हम भी नहीं बचा पाएंगे। और फिर यदि कुछ गड़बड़ करेंगे जी तो न कोई सुनेगा, सिर्फ सजा पाएंगे। तो देखिए, ये कहानी तो शुरू हो गई है। और संदेश, जिस किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, आरजेडी में हलचल है, जेडीयू में हलचल है, बीजेपी में हलचल है, तमाम पार्टियों में हलचल है। क्योंकि आपको पता है कि वहाँ कोई पैरवी सिफारिश चलती नहीं है। भट्टी का जो कार्यकाल है या जी भट्टी की जो पहचान है, यूएसपी है, वो इसी कारण से है। और आपको हम कुछ किस्से सुनाएं। देखिए, जी कहानियां आपको बताते हैं कि किस तरीके से भट्टी के कारण पटना हाईकोर्ट के जज को रात में अदालत लगानी पड़ी थी, और किस तरीके से पटना की एक डकैती ने, देखिए, जब भट्टी पटना में सिटी एसपी थे, जी क्यों भट्टी इतने, मुझे लगता है कि वो जुडिशरी के साथ भी कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, न्यायपालिका के साथ। क्योंकि देखिए, न्यायपालिका भी नहीं चाहती है कि अपराध बढ़े किसी जी प्रदेश में। और जब अपराध रोकने के लिए कोई पुलिस पदाधिकारी कदम उठाता है, जी तो न्यायपालिका मदद करती है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि हमने उस दौर में देखा है जब भट्टी एसपी हुआ करते थे, कि बिहार भर में जो केस क्रैक होता नहीं दिखता था, हाई कोर्ट वह केस भट्टी को सौंपने के लिए कहता था। देखिए, पटना का एक वाक्य है, जब वो सिटी एसपी जी थे, पटना में एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते थे। आपको पता है, जब अभियुक्त गिरफ्तार होता है जी तो उसे अदालत में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, जिसे सीजेएम कहते हैं, उनके जी सामने ही हाजिर कराना होता है। फिर बेल की अर्जी भी उनके यहाँ ही लगती है। जी तो देखिए, अपराधियों की गिरफ्तारी में बहुत ही परेशानी होती है, मुश्किल कार्य होता है। तो भट्टी और भट्टी की टास्क फोर्स अपराधियों की गिरफ्तारी करती थी। गंगा लाल की कहानी तो अलग है, पाताल लोक की कहानी अलग है। लेकिन जो वो सीजेएम साहब थे, मतलब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब, वो पकड़कर आए गिरफ्त अपराधियों को जी तुरंत जमानत दे देते थे, और फिर वही अपराधी तांडव करने लगते थे। यह बात भट्टी की नोटिस में आ गई जी कि अपराधियों को जमानत दी जा रही है, और भीतर में कुछ ठीक नहीं है, पर्दे के भीतर कुछ बात है। लेकिन संजोग देखिए देखिए, यदि अपराधी को आप बढ़ावा दीजिएगा, तो किसी न किसी दिन शिकार खुद भी हो जाइएगा। पटना के छज्जूबाग इलाके में, आपको मालूम है, जी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेज हैं और मजिस्ट्रेट हैं, उनकी कॉलोनी है। तो मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी साहब जो जमानत दे रहे थे, एक शाम उनके ही घर डकैती हो गई। उनके घर में डकैती उनके हो ही गई। घर में डकैती हो गई, और सिटी एसपी भट्टी ही थे पटना में। अब तो हड़कंप मच गया जी कि पटना के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के घर में डकैती। यह बात बर्दाश्त के बाहर न्यायपालिका के जी और चीफ जस्टिस तक पटना हाई कोर्ट के, वे चिंतित हो गए।
भट्टी को बुलाया गया, ये क्या हुआ और ये किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को आप संभाल रहे हैं। भट्टी ने पूरी कहानी बताई। सर, ये घटना जो है वो गलत हुआ है और यह घटना कैसे घटित हुई से हम देखेंगे, जो अपराधी हैं उन्हें हम पकड़ेंगे भी, लेकिन हम अपनी कुछ बातें भी कहना चाहते हैं। तो भट्टी की बात सुनी गई और फिर रिकॉर्ड देखा गया। इसमें मालूम हुआ कि सीजेएम साहब, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब, किस तरीके से जमानत पर अपराधियों को छोड़ रहे थे, मुश्किल से पकड़े गए अपराधियों को। तो भट्टी ने कहा कि अपराधी पकड़े जाएंगे जिन्होंने डकैती डाली है और सामान भी जब्त होगा, इसमें कोई शक नहीं है। यह बात भी चिन्हित कर ली गई कि जिन अपराधियों को छोड़ रहे थे वे तो आजाद हो जा रहे थे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और डकैती में वे अपराधी शामिल थे जिनके गिरोह को उन्होंने नहीं छोड़ा था, मतलब गिरोह के जो बाहरी गुर्गे थे उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। तो अब पटना हाईकोर्ट चिंतित था क्योंकि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ डकैती हुई थी। भट्टी ने 48 घंटे का समय लिया। 24 घंटे के भीतर पटना में बिल्कुल डे लाइट इनकाउंटर हुआ। ठीक कोतवाली थाना के सामने इलाहाबाद बैंक का ब्रांच है, वहां प्रवेश कर रहे 2 डकैतों को भट्टी ने मार गिराया। वाहवाही मिली और शाम होते होते चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ जो डाका डालने वाले डकैत थे सभी के सभी गिरफ्तार कर लिए गए और जो सामान लूट कर ले गए थे ये डकैत, वह भी जब्त कर लिया गया। तो भट्टी ने इस तरीके से, इसके बाद देखिए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कार्यप्रणाली पर पटना हाईकोर्ट की कुदृष्टि पड़ गई थी। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब को अगले कुछ महीनों में पटना से विदा हो जाना पड़ा। तो भट्टी न्यायपालिका के साथ भी अपराध नियंत्रण के लिए समर्थन मांगते हैं, कोऑर्डिनेशन करके चलते हैं। देखिए एक और उदाहरण है, मुझे याद है कि पटना हाईकोर्ट के ही एक जज साहब का बॉडीगार्ड सुबह सुबह पटना में लूटपाट करता था और वो जज साहब के परिवार का बहुत ही करीब हो गया था। जो बॉडीगार्ड था, सरकारी बॉडीगार्ड, और पुलिस की वर्दी में लूटपाट करता था। तो उस बॉडीगार्ड की गिरफ्तारी हुई और इसके बाद तो हंगामा मच गया। तो अभय नारायण सिंह तब कोतवाली थाना में सब इंस्पेक्टर हुआ करते थे और भट्टी के टास्क फोर्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य थे। अभय नारायण सिंह के साथ टास्क फोर्स के कुछ और सदस्यों पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की नजर तीखी हो गई, तिरछी हो गई और एक मामले में इन्हें जेल भेजने का आदेश हो गया। अब तो भट्टी परेशान हो गए कि यदि इस तरीके से हमारे जो हार्डकोर मेंबर्स हैं पटना पुलिस के और जो अपनी जान पर खेलकर अपराध को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, अब उन्हें ही जेल भेज दिया जाएगा तो क्या होगा। तो भट्टी को लगा कि यदि हम सिस्टम को इस तरीके से, तो कहा यह जाता है कि उन्होंने सीधे तौर पर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस से बात की। चीफ जस्टिस ने मामले को समझा। तब तक जेल भेजने का आदेश हो गया था अभय नारायण सिंह को। अभी वे डीएसपी हैं, हेडक्वार्टर में ही हैं, पुलिस हेडक्वार्टर में। तो भट्टी ने ऐसी व्यवस्था की कि जेल पहुंचने में, कोर्ट से तो जेल भेजने का आदेश हो गया था, थोड़ा वक्त लगे। शाम का पहर हो गया। जेल में भी यह व्यवस्था की गई कि रात में आमद हो। तो जब चीफ जस्टिस ने पूरे मामले को समझा तो उन्होंने रात में ही अपने एक जज को अदालत लगाने का निर्देश दिया और रात में हाईकोर्ट के जज साहब के घर पर, कोठी पर अदालत लगी, जहां इस मामले की सुनवाई हुई और फिर जिन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजने का निर्देश दिया गया था, 24 घंटे से भी कम वक्त में, या यूं कहें कि 12 घंटे से भी कम वक्त में हाई कोर्ट के इंटरफेयर करने के कारण उन्हें जमानत दे दी गई। तो ये जो दोनों लोग थे भट्टी की टास्क फोर्स के मेंबर्स थे, उन्हें रात को जेल तो नहीं जाना पड़ा। मतलब वो जेल गए, जमानत की प्रक्रिया, ये सारी प्रक्रिया। अब देखिए ये सब वक्त जो था, क्योंकि मैं तब अखबार में काम करता था, तो रात में किसी को खबर नहीं लगी कि जमानत पर दोनों छोड़ दिए गए। खबर तो यही थी कि कोर्ट ने जेल भेज दिया। तो अब रात में ये अदालत लग गई।
अब भट्टी पब्लिक के बीच ये मैसेज नहीं जाने देना चाहते थे कि अभय नारायण सिंह या हमारे जो टास्क फोर्स के मेंबर्स हैं उन्हें इस तरीके से जेल भेजा जा रहा है। तो हुआ ये कि पटना जंक्शन के पास जी तब अखबारों का ही दौर था। सुबह हॉकर्स अखबार उठाने आते थे वहां, और बड़ी संख्या में लोग पहुंचते थे, भीड़ लगती थी, हजारों की संख्या में हॉकर्स हुआ करते थे। तो भट्टी ने ऐसी व्यवस्था की कि अभय नारायण सिंह वहां सुबह जिप्सी से गश्ती करते दिखे। तो हॉकर्स विचलित थे। अखबार में खबर छपी हुई थी कि अभय नारायण सिंह जेल भेजे गए, जी और हॉकर्स देख रहे थे यहां तो ये जिप्सी पर गश्ती कर रहे हैं। तो इस तरीके से कहानी का, देखिए, अपराध को उद्भेदित करने की एक और आपको कहानी छोटी सी सुना देते हैं। जी देखिए, टास्क फोर्स में कई तरीके के लोग होते हैं। यह भी आप देख सकते हैं आने वाले दिनों में अपराधी किसकी गोली से कहां मारे जाएंगे इसका पता लगाना बड़ा मुश्किल होगा, और यह सस्पेंस बना रहेगा कि किसने मारा। ठीक है ना, अपराधी जब मारे जाएंगे। तो भट्टी जब तैनात थे, जिलों की कमान संभाल रहे थे, जी तो एक जगह से खबर ये आई कि टास्क फोर्स के जो कुछ मेंबर्स हैं, गैर पुलिस वाले, मतलब गैर वर्दी वाले, वे पटना जंक्शन के पास कारतूस बेच रहे हैं, गोलियां बेच रहे हैं। अब ये खबर तो बहुत ही चौंकाने वाली थी कि अच्छा, टास्क फोर्स वाले ही गोली बेचने लगे। ये कौन सी बात हुई? ये तो बहुत गंभीर बात हुई। इस बात की जानकारी अखबार वालों को लग गई थी, मुझे भी लग गई थी। हम लोगों ने इसकी शिकायत भट्टी से की। मैं था, टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर्स थे, हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्टर्स थे, हिंदुस्तान के रिपोर्टर्स थे। तो भट्टी ने कहा कि देखिए, ऐसा है, मुझे भी खबर है, लेकिन 48 घंटे की मोहलत हमें दीजिए, उसके बाद हम बताएंगे ये पूरा माजरा क्या है। तो 48 घंटे के बाद जो हुआ जी वह कल्पना से परे था। 48 घंटे के बाद कई गिरोहों के 30 से ज्यादा अपराधी गिरफ्तार किए गए थे। कैसे? तो आप यह समझते हैं, रिपोर्टर आप भी हैं, कारतूस खरीदने कोई सामान्य नागरिक तो जाएगा नहीं। जी और जब यह बात फैल गई कि इस स्थान पर कारतूस बहुत आसानी से मिल रहा है, जी तो वहां अपराधी गिरोह के सदस्य कारतूस खरीदने के लिए पहुंचने लगे। तो यहां तो छद्म बेस में कारतूस बेचा जा रहा था, जी ऑर्डर लिया जा रहा था, ताकि यह पता किया जा सके कि कौन कौन लोग कारतूस लेने आ रहे हैं, जी उन्हें डिलीवरी कहां लेनी है, और उनके गिरोह के पास कौन कौन लोग हैं। तो ये 72 घंटे का ऑपरेशन था कि कारतूस गोलियां बेचने की डिलीवरी के लिए ऑर्डर लिया गया, और 72 घंटे के बाद उनके ठिकानों पर चढ़ाई करके उस गिरोह का सफाया कर दिया गया। तो भट्टी, देखिए, मुझे एक एसपी साहब फोन कर रहे थे जी कि अब किस तरीके से बिहार चलेगा। हम कि देखिए, चलेगा कैसे मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना तो जरूर है कि आपको निकलना होगा, एसपी को निकलना होगा। एसपी को निकलना होगा। यदि, देखिए, क्राइम फ्री सोसाइटी की कल्पना नहीं कर सकते हैं, जी लेकिन भट्टी जिस मिजाज के हैं, यदि आप उन्हें कहेंगे, यदि आप जिले के एसपी हैं, कि सर अब तक कुछ नहीं हो पाया है, कोई प्रगति नहीं है, अपराधी की पहचान तो कर ली गई है, लेकिन अपराधी नहीं मिला है, तो भट्टी जिस मिजाज के हैं, जितना मैं समझता हूं, पहला सवाल वो पूछेंगे, आपने खुद रेड की है क्या? आप खुद छापेमारी में गए क्या? तो जब एसपी साहब कहेंगे कि मैं खुद नहीं गया, जी तो एसपी साहब के लिए भारी पड़ जाएगा। और जब एसपी साहब खुद छापेमारी के लिए निकलेंगे, तो पूरे जिले की पुलिस जान लगा देगी। इस बात को समझिए। और दो चीजें होती हैं, अपराधी यदि भाग रहा है जी तो उसके ठिकाने को तहस नहस कर दो, उसके गिरोह के सदस्यों को इतना दौड़ाओ कि वह घुटने के बल पर आ जाए। क्योंकि भट्टी जब अपने पर आ जाते हैं, जी तो आप सुनते हैं कुर्की जब्ती। वो कुर्की जब्ती आसान नहीं होती है। वो कुर्की जब्ती कहीं जेसीबी से आपके घर को बराबर न कर दिया जाए, इस बात के लिए भी तैयार रहिएगा
यदि अपराधी अपराध कर रहा है जी। तो भट्टी का मिजाज कुछ दूसरा ही है, समझ ही रहे हैं आप। अब कल से देखिए क्या होता है। तो अब देखिए, बिहार को जो चलाने की जो जिम्मा है अब आर.एस. भट्टी के हाथों में नीतीश कुमार ने दे दिया है। अब देखना ये होगा कि कैसे आर.एस. भट्टी बिहार को चलाते हैं। अगर अभी तक लाइव सिटीज़ को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे भी फॉलो कीजिएगा और ट्विटर पे भी फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।